हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। तो वर्किंग कैपिटल को हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, और ये जो कंपनी है वो फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करने का काम करती है। तो इस कंपनी को डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करना, फिर उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और फाइनली उसकी सेल्स करना। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है तो वहाँ पर सप्लायर को पैसा पे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करनी है तो लेबर को वेजेस वगैरह जो है वो पे करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस पे भी खर्च करना पड़ेगा, और सेल्स करनी है तो वहाँ पर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा खर्च जो है वो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए एक्सवाइजेड कंपनी ने अपने पास 50 करोड़ रुपए जो है वो रख लिए, ताकि इस 50 करोड़ रुपए से वो इन ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म कर पाए। तो ये जो 50 करोड़ रुपए है ना, इसी को हम वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिनको कंपनी यूज़ करती है अपने डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो वर्किंग कैपिटल क्या है? अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस हैज अवेलेबल फॉर इट्स डेली ऑपरेशंस, यानी कि वो पैसा जो कि कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो देखो, कंपनी की जो करंट एसेट्स होती है ना, उसमें से जब आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। वर्किंग कैपिटल बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिनको कंपनी यूज करती है अपने डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और इफेक्टिव तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के लिए और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होता है। यानी कि आपने अपनी लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे कि फिक्स एसेट्स हो गया, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर ये फोकस करता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो करंट एसेट्स के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, या फिर इन्वेंट्री हो गया, डेटर हो गया, उनके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, टाइम फ्रेम की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली सिर्फ एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए होती है, और ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो 12 मंथ्स का होता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इश्यूएंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनको देखा जाता है, इनका एनालिसिस किया जाता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और ऑपरेशन ऑफिशिएंसी को देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल की। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है? ठीक है, और यहाँ पर फंड्स का फ्लो कैसे होता है? सबसे पहले अगर हम वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो देखो, एक कंपनी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसका क्या काम होता है। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी, इसका क्या काम है? तो ये फर्नीचर बनाती है, और फर्नीचर को बनाकर सेल करती है और उससे पैसा कमाती है। ठीक है, और ये काम जो है ये बार बार करती है। जैसे सबसे पहले ये क्या करेगी? रॉ मटेरियल खरीदेगी। ठीक है, इसके पास पहले कैश होगा, फिर उससे वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, फिर इस रॉ मटेरियल को वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, फिनिश गुड्स में जो है वो कन्वर्ट करेगी। ठीक है, फिर उसकी सेल करेगी। ठीक है, और उसको उससे उसके पास यहाँ पर कैश आएगा। तो ये पूरा जो साइकिल है ना, इसी को हम वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कहते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली वो टाइम होता है जिसके अंदर एक कंपनी जो है अपने जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कैश में कन्वर्ट कर लेती है। जैसे कि कंपनी ने मान के चले रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और टोटल सेल सुल करने के बाद 6 महीनों के बाद उसे यहाँ पर पैसे जो है वो मिल गए। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये बेसिकली आपका यहाँ पर 6 मंथ जो है वो रहेगा। कितना रहेगा? 6 मंथ जो है वो रहेगा। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश, सबसे पहले आपके पास कैश अवेलेबल होता है,
फिर उससे आप यहाँ पर रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री को परचेज करते हो, ठीक है। फिर उसकी प्रोडक्शन करते हो और प्रोसेसिंग करते हो, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिर उसकी आप सेल करते हो, ठीक है। तो अगर आपने क्रेडिट पे सेल की है तो वो आपके अकाउंट रिसीवर्स बन जाते हैं, यानी कि डेटर बन जाते हैं, और उसके बाद फाइनली आप उसे कलेक्ट कर लेते हो और आपके पास कैश आ जाता है। और ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है वो लगातार जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लो ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स का फ्लो है वो यहाँ पर कैसे जो है वो होता है। सबसे पहले देखो, आपके पास कैश है तो आप उससे रॉ मटेरियल परचेज करोगे, रॉ मटेरियल को आप प्रोसेसिंग करोगे तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगी, फिर वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर आप और प्रोसेसिंग करोगे, वो फिनिश गुड्स बन जाएगी, फिर फिनिश गुड्स को आप सेल करोगे, क्रेडिट पे अगर आपने किया तो अकाउंट रिसीवेबल बन जाएंगे, और अकाउंट रिसीवेबल को आप बाद में यहाँ पर कैश में जो है वो कन्वर्ट कर लोगे। यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कैश से स्टार्ट होता है और कैश पे ही जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस कैपिटल। तो देखो, जो बिजनेस कैपिटल है वो दो तरह की है, एक है फिक्स कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो है वो फंड्स होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी और फर्नीचर। और वर्किंग कैपिटल वो फंड्स होते हैं जो कि डेली ऑपरेशंस के लिए हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना, वेजेस पे करनी, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी और रेंट पे करना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वर्किंग कैपिटल के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, वर्किंग कैपिटल के साथ दो कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़े होते हैं, इसको आप वर्किंग कैपिटल की टाइप्स कह सकते हो। एक जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो देखो, एक कंपनी ने अपने करंट एसेट्स में जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की होती है उसी को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। जैसे कि मान के चले एक एक्सवाइजेड कंपनी, उसके जो करंट एसेट्स है, ठीक है, वो यहाँ पर 100 करोड़ है, तो ये जो 100 करोड़ होगा ना, यही कंपनी का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो कहलाएगा। यानी कि अगर आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो आपको कंपनी की टोटल करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स को इंक्लूड करना होगा। की बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपको करेक्ट अमाउंट बताता है कि राइट टाइम के ऊपर आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, और इसकी हेल्प से ना आप करंट एसेट्स में आपने कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट की हुई है उसे भी आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो और ट्रैक करके मैनेज कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो, जब आप कंपनी की करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो जो डिफरेंस होता है उसी को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो 100 करोड़ की है और करंट लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पर 60 करोड़ की है, तो ये जो डिफरेंस है ना 40 करोड़ का, ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल है। और ये वो कैपिटल होती है जो कि एक्चुअली में कंपनी को चाहिए होती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये लिक्विडिटी सरप्लस को जो है वो इंडिकेट करती है, यानी कि कंपनी अगर जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके पास पैसे अब सरप्लस में पड़े हुए हैं और आसानी से आप अपने डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो भी कई तरीके का होता है, जैसे एक पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल होता है। इस केस में जो आपकी करंट एसेट्स होती है वो करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होती है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर था, तो ये आपका पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल है। और ये इंडिकेट करता है कि आपके पास सरप्लस फंड्स है और आपको लिक्विडिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो बेसिकली जब आपकी करंट लायबिलिटीज एक्सीड कर जाती है, जैसे अगर आपकी करंट एसेट जो है वो 100 करोड़ की है और जो करंट लायबिलिटीज है वो आपका यहाँ पर 200 करोड़ का है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा 100 करोड़ का, ये आपका नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल होगा। और इस केस में कंपनी जो है वो लिक्विडिटी इश्यूज को फेस कर रही है, यानी कि लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट को सिग्नल कर रहा है। अगर हम यहाँ पर आइडियल रेशियो की बात करें तो जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो 1:1 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1:1 रेशियो से ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है? सबसे पहले देखो, नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो लिक्विडिटी को इंश्योर करता है, जिससे कंपनी आसानी से अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल जो है वो कर पाती है। और ये हमें एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल शॉक्स के लिए, क्योंकि देखो अचानक से कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है तो हमारे पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो हम आसानी से उस प्रॉब्लम को मैनेज जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर सप्लायर अपना पैसा समय से पहले मांगने लग गए तो अब कंपनी के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल है तो आसानी से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर इम्प्रूव्स क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो यहाँ पर इम्प्रूव जो है वो हो जाती है, ठीक है। और जब क्रेडिट वर्दीनेस इम्प्रूव हो जाती है ना, तो इससे इन्वेस्टर्स और लेंडर का भरोसा बढ़ता है कंपनी के ऊपर, जिससे वो आसानी से इन्वेस्ट भी कर पाते हैं और लोन भी दे पाते हैं।
अब यहाँ पर इफेक्टिव नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि कंपनी अपने नेट वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जैसे कि क्विक टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री, अगर एक कंपनी के अंदर जो इन्वेंट्री उसका टर्नओवर ज़्यादा है, यानी कि कंपनी इन्वेंट्री बनाती है सेल करती है, इन्वेंट्री बनाती है सेल करती है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। पर अगर एक कंपनी ऐसी है जो कि एक बार इन्वेंट्री उसने बना लिया, अब उसको वो सेल ही नहीं कर पा रही है, इसका मतलब वो अच्छे तरीके से नेट वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर रही है। फिर आता है फास्टर रिसीवेबल्स कलेक्शन, क्या है आपका यहाँ पर फास्टर रिसीवेबल कलेक्शंस। तो अगर आपने क्रेडिट पे यहाँ पर सेल्स किए, आपने यहाँ पर क्रेडिट पे सेल्स किए, तो अगर आप उसको जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लेते हो डेटर से, यानी कि डेटर से अपना पैसा आप कलेक्ट कर लेते हो, तो हम मानेंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद है मैनेजिंग पेबल एफिशिएंटली, तो अगर आप अपने जो ट्रेड पेबल से, यानी कि आपने सप्लायर से जो क्रेडिट पे सामान खरीदा हुआ है उसकी पेमेंट अगर आप जल्दी से जल्दी कर देते हो, तो वहां पर भी हम मानेंगे कि आप इफेक्टिव तरीके से वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे हो। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, आप कैसे नेट वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। पहली स्ट्रैटेजी है कि आपको आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको ऑप्टिमाइज करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको ना जितनी इन्वेंट्री की जरूरत है उतनी ही इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखनी है, ना तो ज्यादा और ना ही कम। क्योंकि अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखोगे तो आपने क्या किया है, अपनी एसेट्स को मतलब कैश को जो है उसके अंदर टाई अप कर दिया है, अब आप उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर अगर आपने बहुत कम स्टॉक यहाँ पर अपने पास रखा है तो वहां पर आपको स्टॉक की शॉर्टेज हो सकती है और जिससे आपकी सेल्स कम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास 50,000 यूनिट सेल करने का मौका है तो आप सिर्फ 40,000 या फिर 20,000 कर पाओगे, जिससे आपकी रेवेन्यू कम हो जाएगी। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यूज करना है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आप बहुत ही कम अमाउंट की जो इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखते हो, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आप स्टॉक की बात करो तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है आप स्टॉक जो है वो मंगवाते रहते हो, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होती है आप स्टॉक की डिमांड नहीं करते हो। फिनिश गुड्स की बात करें, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है आप प्रोडक्शन ज्यादा जो है वो करना स्टार्ट कर देते हो, पर इनिशियली आप इन्वेंट्री अपने पास कम ही होल्ड करके जो है वो रखते हो। अब इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी जरूरी है ताकि आप स्टॉक लेवल्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सको। उसके बाद ना आपको जो अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन है उसे भी इंप्रूव करना है, यानी कि अगर आप यहाँ पर क्रेडिट सेल्स करते हो तो जल्दी से जल्दी आपको क्रेडिट सेल का पैसा जो है वो डेटर से रिकवर कर लेना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप अच्छे तरीके से नेटवर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर पेमेंट डिले होती है, डेटर आपका पेमेंट टाइम पर नहीं करता है, तो इससे आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन आता है, यानी कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और अगर रिसीवर्स को आप स्पीड तरीके से कलेक्ट करोगे तो इससे आपका जो कैश फ्लो होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको क्या करना है कि जो आपके डेटर्स है ना उनको डिस्काउंट देना है, कि अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप डेटर को कह सकते हो कि अगर आप 30 दिन में पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे, अगर आप 60 दिन में करोगे तो हम आपको 2.5% का डिस्काउंट देंगे, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ना आपको प्रॉपर यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी जो है वो बनानी है कि आपको किस तरीके से कस्टमर को क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करना है, और रिसीवेबल सेल्स और फाइनेंसिंग प्रोग्राम भी जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप अगर डेटर से पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो तो आप अपने रिसीवेबल को सेल करके उसे कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सको फैक्टरिंग के थ्रू या फिर बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू। उसके बाद तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है मैनेज अकाउंट्स पेबल एफिशिएंटली। आपको अकाउंट्स पेबल को भी एफिशिएंटली मैनेज करना है, यानी कि आपको जो पेमेंट्स है वो टाइम पर करनी है। क्योंकि देखो जो डिलेइंग पेमेंट है इससे आपका कैश फ्लो तो इंप्रूव हो जाएगा, पर अगर आप पेमेंट में लेट करोगे ना तो उससे आपकी जो रिलेशनशिप है सप्लायर के साथ वो खराब हो जाएंगे, जिससे आपको सस्ते दामों पे स्टॉक या रॉ मटेरियल वगैरह नहीं मिल पाएगा। स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको सप्लायर्स के साथ ना पहले ही लॉन्गर पेमेंट टर्म एंड कंडीशन जो है वो डिसाइड कर लेनी है, ताकि आप पेमेंट को लेट ना करो। अगर आपको पता है कि आपके पास 90 डेज में पैसा आएंगे तो आप पहले ही बोल दीजिए कि 90 डेज में ही मैं आपको पेमेंट करूंगा, ताकि आपके रिलेशनशिप खराब ना हो, आपकी बात की वैल्यू रहे। ठीक है, और यहाँ पर वेंडर फाइनेंसिंग और डायनामिक डिस्काउंटिंग प्रोग्राम का भी यूज जो है वो करना है। डेटा और एनालिटिक्स इनको यूज करना है। ठीक है, तो आज देखो एआई पावर्ड एनालिटिकल टूल्स का यूज किया जा रहा है, और इस टूल्स की हेल्प से ना हम आसानी से वर्किंग कैपिटल नीड्स को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और रियल टाइम बेसिस पे कैश फ्लो ट्रेंड्स को मॉनिटर भी जो है वो कर पाते हैं, जिससे हम कैश फ्लो को अच्छे तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइज जो है वो कर लेते हैं। जब आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हो ना तो उससे आप कैश फ्लो को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन रखना है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है
कि आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो, पर जब आप वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज बना रहे हो तो वहां पर आपको एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इन सभी को ध्यान में जो है वो रखना, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज जो है वो बनानी है। और कैश कन्वर्जन साइकिल को आपको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल गैप। अब ये वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब, तो देखो आपकी जो यहाँ पर करंट एसेट्स है उसमें से जब आप करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस माइनस करते हो, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल गैप है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसकी जो इन्वेंट्री है वो 2 लाख की है इन्वेंट्री, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो 2 लाख का है, ठीक है। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, और जो अदर करंट एसेट्स है वो 1 लाख की है, ठीक है। तो जो टोटल करंट एसेट्स बनी वो 5 लाख की बनी। उसके बाद जो कंपनी है उसकी जो अकाउंट्स पेबल है, ये करंट लायबिलिटी है, ये आपके 2 लाख के हैं, ठीक है। और जो अदर लायबिलिटीज है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। और जो बैंक फाइनेंस है ना, बैंक फाइनेंस यानी बैंक ने जो लोन दिया वो भी 1 लाख है, ठीक है। तो आप जब टोटल करंट एसेट 5 लाख में से ये जो आपका अकाउंट्स पेबल है 2 लाख का, और जो अदर करंट लायबिलिटीज है 1 लाख माइनस करते हो, यानी कि 3 लाख माइनस करते हो, तो 2 लाख आपका यहाँ पर क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल गैप होगा, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि जो बैंक फाइनेंस है इसको हमें करंट लायबिलिटीज में से एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो करंट लायबिलिटीज में से अगर हम बैंक के फाइनेंस को एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके बाद जो अमाउंट बचती है अगर उसको हम करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे, तो वो आपका यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप जो है वो कहलाएगा। इसको इनिशियली जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस को मानकर, ठीक है। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल गैप है ये बाकी कंट्रीज में भी अडॉप्ट कर लिया गया था। अगर हम बात करें कि जो ये वर्किंग कैपिटल गैप है इसको फंड कैसे किया जाता है, देखो वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब है कि इतने फंड्स की जो है वो कंपनी को जरूरत है, तो इसको फंड कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि कंपनी पहले तो खुद पैसा जो है वो अरेंज करेगी, ठीक है। जैसे जो भी उसके पास सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है या फिर जो लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए उसने पैसा रखा है वहां से वो पैसा जो है वो कंपनी निकालेगी, ठीक है। उसके बाद वो बैंक से बोरोविंग भी कर सकती है। तो फंड करने के 2 तरीके, या तो कंपनी खुद से पैसा लगाए, अगर फिर भी कम पड़ जाता है तो वो बैंक से बोरोविंग जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए हमने बैंक फाइनेंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास ये एग्जांपल है वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करने की, वो क्या है। पहले हमारे पास करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अदर करंट एसेट, टोटल करंट एसेट निकाले 3,50,000 रुपए। करंट लायबिलिटीज की बात करें एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, तो ये है अकाउंट्स पेबल 80 और अदर करंट लायबिलिटीज 20,000। तो अगर आप 3,50,000 में से 1 लाख निकालो तो ये आपका 2,50,000 रुपए क्या है, ये वर्किंग कैपिटल गैप है। ये क्या है आपका यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप है। अब बात करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल गैप के कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या क्या है, तो देखो मेनली वर्किंग कैपिटल, ठीक है, सॉरी, ये जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या है, किसके हैं, वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली करंट एसेट्स ही होती हैं। क्या होती है यहाँ पर, करंट एसेट्स ही होती हैं, जिनको कंपनी 1 साल के अंदर में ही कैश में जो है वो कन्वर्ट कर लेती है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, यानी कि आप जो इनपुट यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि अगर आप फर्नीचर बना देते हो, जो लक्कड़ वगैरह है या फिर जो मशीन्स में आप ऑयल वगैरह यूज कर रहे हो वो मटेरियल के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ये बेसिकली सेमी फिनिश्ड गुड्स है जो कि अभी प्रोडक्शन के अंडर ही है, यानी कि ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। फिर आपका फिनिश गुड्स आता है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप आसानी से सेल कर सकते हैं, यानी कि ये सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कंज्यूमर स्टोर्स, ये बेसिकली इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल होते हैं जो कि फिनिश गुड का पार्ट तो नहीं बनते हैं पर प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, जैसे कि जो लुब्रिकेंट्स हो गए और स्पेयर पार्ट्स हो गए। फिर आता है आपका यहाँ पर ट्रेड रिसीवर्स एंड डेटर्स। तो यहाँ पर जिन कस्टमर से कंपनी ने पैसा लेना है, यानी कि कंपनी ने यहाँ पर कस्टमर को क्रेडिट सेल किया और उन कस्टमर से कंपनी ने पैसा लेना है, तो वो ट्रेड रिसीवर में आ जाएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस, और उसके बाद अदर करंट एसेट जिसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांसेस टू सप्लायर्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ बैंक फाइनेंस वर्किंग कैपिटल गैप। तो ये जो वर्किंग कैपिटल गैप है इसको बैंक जो है वो कैसे फाइनेंस करता है। नॉर्मली देखो
बैंक यहाँ पर नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि एक कंपनी को एक्चुअली में कितने फंड्स की जरूरत है उसके हिसाब से ही बैंक जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि लोन देता है। इसीलिए जब भी कोई कंपनी बैंक के पास वर्किंग कैपिटल लोन लेने जाती है तो सबसे पहले बैंक यहाँ पर वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करता है कि कंपनी को एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा जो है वो चाहिए। ठीक है, अब ऐसा किस लिए किया जाता है, तो देखो फंड डाइवर्जन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो अगर हम किसी पर्सन को उतना ही पैसा दे जितने पैसों की उसे जरूरत है किसी काम को करने के लिए, तो वो बंदा उस पैसे को उसी काम के लिए यूज करेगा, किसी और पर्पस के लिए नहीं। अगर हमने एक पर्सन को 100 लाख रुपीज दिए पर काम को करने के लिए सिर्फ 50 लाख की जरूरत है, 50 लाख बच गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पर्सन 50 लाख को किसी और पर्पस के लिए यूज करेगा, जिससे फंड डाइवर्जन जो है वो होगी। ठीक है, और इन एडुकेट फाइनेंसिंग अगर होती है तो इससे प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन होती है और बिजनेस फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी ये इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप किस तरह का बिजनेस करते हो। जैसे देखो, अगर आप पब्लिक यूटिलिटीज में काम करते हो, जैसे आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवेज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पर जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती है वो लो होती है। क्यों? क्योंकि देखो मेनली आप एक तो कैश बेसिस के ऊपर आप सेल कर रहे होते हो, तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल की तो कोई चिंता ही नहीं होती है। ठीक है, साथ के साथ आपको कोई इन्वेंट्री होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो फिक्स एसेट्स के अंदर होती है। जैसे अगर रेलवेज की ही एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर रेलवेज को कोई स्टॉक जो है वो अपने पास स्टोर करके नहीं रखना पड़ता, बल्कि उन्होंने अपने बड़ी बड़ी जो रेल गाड़ियां हैं, ट्रेन है, उसमें पहले से इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है और कैश बेसिस के ऊपर वो आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती है वो कम होती है। मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है वो मीडियम टू हाई होती है, यानी कि हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारे पास रहती है, फिनिश गुड्स भी का भी स्टॉक हमारे पास रखना पड़ता है, ऊपर से हम क्रेडिट सेल भी करते हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती है। और ट्रेडर रिटेलर्स के पास तो सारा का सारा इन्वेंट्री ही होता है, यानी कि लार्ज पोर्शन ऑफ इन्वेंट्री उन्हें अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो उनको तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत जो है वो पड़ती है। साइज ऑफ बिजनेस की बात करिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लार्ज बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी अपने लार्ज स्केल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो उसे स्मॉल वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। फिर आता है आपका यहाँ प्रोडक्शन पॉलिसी। आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है? जैसे अगर आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी है कि आप पूरे साल यहाँ पर प्रोडक्शन करोगे और आप यहाँ पर सीजन को कंसीडर नहीं करोगे, तो आपको ज्यादा ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है, क्योंकि ऑफ सीजन के अंदर आपको इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा। सीजनल प्रोडक्शन है आपकी, तो वहां पर आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, यानी कि आपको सीजन के अंदर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और ऑफ सीजन के अंदर कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है आपका यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, सीजनल वेरिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पीक सीजन के अंदर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर सेल करने होते हैं। जैसे फेस्टिवल का जो सीजन चल रहा है वहां पर जो मार्केट्स के अंदर जो लोगों की भीड़ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, घर को सजाने का सामान खरीदते हैं, खास करके दिवाली में, तो वहां पर ज्यादा प्रोडक्ट्स और स्टॉक की जरूरत जो है वो पड़ती है। फिर आता है आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये मैंने समझा दिया है आपको अच्छे तरीके से। अगर देखो किसी कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो ज्यादा बड़ा है, जैसे एक ए कंपनी है और बी कंपनी है, ठीक है, तो मान के चलो दोनों कंपटीटर्स एक दूसरे के, तो प्रोडक्ट को बनाने और उसको सेल करने में दोनों को सेम टाइम लग रहा है, 30-30 डेज। ठीक है, तो दोनों का अभी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको दिख रहा है वो है 30-30 डेज, पर एक्चुअली में क्या है कि जो ए कंपनी है वो क्रेडिट पे सेल करती है, और जब क्रेडिट पे सेल करती है तो वो 30 दिन का टाइम पीरियड देती है। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 60 डेज का है, और ये कैश बेसिस पे ही सिर्फ सेल करती है, तो इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो है 30 डेज का। तो अगर आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो शॉर्ट है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। देखो, इस कंपनी को सिर्फ 30 दिनों का पैसा चाहिए 30 दिन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और इस कंपनी को 60 दिनों के लिए चाहिए, तो इसे डबल पैसा चाहिए। तो अगर शॉर्ट साइकिल है तो वहां पर लोअर वर्किंग कैपिटल नीड्स होगी, और अगर यहाँ पर लॉन्ग साइकिल है तो वहां पर आपको हायर वर्किंग कैपिटल नीड्स होगी, यानी कि आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपके पास सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से आप वर्किंग कैपिटल अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो ट्रेड पेबल्स है,
क्या है आपके यहाँ पर ट्रेड पेबल्स। जैसे मान के चलिए एक एक्सपायर्ड कंपनी है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना था 10,000 रुपये की, यानी कि रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए उसे 10,000 रुपये की जरूरत थी। पर जब ये रॉ मटेरियल खरीदने गया ना, तो सप्लायर ने बोला कि आप एक काम कीजिए, उधार पे मुझसे खरीद लीजिए, 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना। तो एक्सपायर्ड कंपनी ने यहाँ पर उधार पे 10,000 रुपये, 10,000 का जो रॉ मटेरियल है वो खरीद लिया 3 महीनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, यानी कि पेमेंट 3 मंथ्स के बाद होगी। तो देखो यहाँ पर इसके पास 10,000 रुपये जो है वो आ गए, क्योंकि रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए इसे 10,000 रुपये की जरूरत थी ना। तो सामने वाले बंदे ने उधार पे सामान दे दिया, तो 10,000 रुपये का पैसा इसे दे दिया। एक्चुअली में पैसा तो नहीं दिया है, पर अब इसकी 10,000 की जो नीड्स है वो तो फुलफिल हो गई। तो ये एक अच्छा सोर्स होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो क्रेडिट परचेजेस के थ्रू भी फाइनेंस जो है वो की जा सकती है, ठीक है, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह भी ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है। फिर आता है नेट वर्किंग कैपिटल गेप, ठीक है, तो ये बेसिकली सरप्लस होता है, यानी कि आपके जो कंपनी के पास जो सरप्लस फंड्स अवेलेबल है, तो उसका यूज करके वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया जा सकता है, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट जो है वो करता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग जो है वो की जा सकती है किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी से, ठीक है। जैसे लोन और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो ली जा सकती है स्पेसिफिकली किसी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, पर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म बोरविंग्स कर सकते हो, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हो, जैसे इमरजेंसी के टाइम में आप किसी फ्रेंड रिलेटिव या फिर किसी अपनी कंपनी से लोन वगैरह जो है वो ले सकते हो, पर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और इनका यूज़ नॉर्मली तब किया जाता है जब आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल की। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली क्या होता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल वो टाइम होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल को एक कंपनी कैश में जो है वो कन्वर्ट करती है, ठीक है। और किया कैसे जाता है? सबसे पहले रॉ मटेरियल को बाय किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है, सेल्स की जाती है, और फाइनली पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली जाती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लॉन्गर है, तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर शॉर्टर है तो यहाँ पर लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है। अब बात करेंगे की स्टेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेज है रॉ मटेरियल को परचेज करना, फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उन्हें वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना, फिर यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस को कंप्लीट करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और फाइनली उसे सेल्स करना, सेल्स करके कैश जो है वो रिलाइज कर लेना रिसीवर्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है ऑपरेटिंग साइकिल की? तो अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली वो टाइम है जब एक कंपनी एसेट्स को एक्वायर करती है, प्रोसेस करती है, और फाइनली उसे कैश में रिलाइज कर लेती है। यानी कि एक कंपनी एसेट्स को एक्वायर करके उसे प्रोसेस करके और उसे कैश रिलाइज करने में जितना टाइम लगाती है, उसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो वैसे तो कोई भी यहाँ पर क्लियर टाइम जो है वो नहीं दिया गया है, पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि नॉर्मली कंपनीज का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है वो 12 मंथ्स का जो है वो रहता है, ठीक है। जिन बिजनेस का लॉन्गर साइकिल होता है उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और फास्टर साइकिल जो है यानी कि शॉर्ट साइकिल जो है वो कैश फ्लो को इम्प्रूव करती है और बोरोइंग नीड्स को भी रिड्यूस जो है वो करती है। अब ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल रियलाइजेशन पीरियड, ठीक है। तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड हमें निकालना होता है, और जो रिसीवेबल है उसको आप कितने टाइम पीरियड में रिलाइज करें वो हमें निकालना होता है। ऐड करते तो ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। जैसे अगर आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 20 डेज है और रिसीवेबल रियलाइजेशन 30 डेज है, तो ऑपरेटिंग साइकिल आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50 डेज का जो है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है और रिसीवेबल रियलाइजेशन पीरियड है, इसे हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं? तो दो तरीके हैं। एक तो मेथड वन है कि आप क्या करो, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड सीधा निकालो। इसको कैसे निकाला जाता है? तो जो एवरेज इन्वेंट्री आपके पास होती है उसे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ डिवाइड करना होता है, ठीक है, और 365 के साथ जो है वो डिवाइड करना होता है। मतलब इसका भी एवरेज निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी एवरेज जो है वो निकाला जाता है, और एवरेज कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को 365 के साथ डिवाइड करके। मेथड टू के अंदर ना आपको ना डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग पीरियड निकालने होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड क्या है, और फिनिश गुड्स का यहाँ पर होल्डिंग पीरियड जो है वो क्या है, ठीक है।
तो अगर हम इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड की बात करें तो दूसरा मेथड जो है इसके अंदर हमें डिफरेंट होल्डिंग पीरियड निकालने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड निकालना चाहते हैं कि एक कंपनी नॉर्मली रॉ मटेरियल को कितने टाइम पीरियड के लिए अपने पास होल्ड करके रखती है, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 365। यानी कि पहले हमें रॉ मटेरियल स्टॉक का एवरेज निकालना है, फिर एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन का भी एवरेज जो है वो निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए हम इसको 365 के साथ डिवाइड करेंगे। फिर आता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। तो यहाँ पर हमें एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक निकालना होता है, फिर उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करना होता है, यानी कि इसके एवरेज के साथ जो है वो डिवाइड करना होता है। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड हमें निकालना होता है। तो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है, तो जो एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक होता है उसे आपको एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स के एवरेज के साथ जो है वो डिवाइड कर देना होता है। उसके बाद रिसीवेबल होल्डिंग पीरियड की बात करें तो ये कैसे निकलता है, तो एवरेज रिसीवेबल्स को आपको एवरेज एनुअल सेल्स के साथ जो है वो डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई इज द ऑपरेटिंग साइकिल इंपॉर्टेंट। जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो हमें कैश फ्लो की जो एफिशिएंसी है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि कंपनी जो है वो कैश फ्लो को कितने एफिशिएंसी के साथ यूज करी, क्योंकि देखो जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है वो आपको बताता है कि कंपनी कितने टाइम पीरियड में रॉ मटेरियल्स को कैश में कन्वर्ट करती है। अगर वो टाइम पीरियड कम है यानी कि कंपनी कैश फ्लो को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, यूज कर रही है, पर अगर वो टाइम पीरियड ज्यादा है तो कैश फ्लो को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो अ, ये आपको ना एनालिसिस करने के बाद एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको जितनी चाहिए ना वो आपको बताता है, ताकि आप उसके हिसाब से प्लान बना सको कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है और कहाँ कहाँ से आप वर्किंग कैपिटल को अरेंज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करती है, क्योंकि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर पाते हो, रिसीवेबल को ऑप्टिमाइज कर पाते हो और पेबल्स को भी ऑप्टिमाइज जो है वो कर पाते हो, जिससे ओवरऑल आपकी जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, और ये सीजनल एडजस्टमेंट को भी इनेबल करती है, यानी कि आप अपने प्लान में जो है अपने प्लान आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हो कि आपको पीक और ऑफ सीजन साइकिल के अंदर कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। साथ के साथ ना ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी जो है वो इन्हांस करती है, यानी कि एक्सटर्नल बोर्बिंग्स के ऊपर ये डिपेंडेंस को कम करती है, जिससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह जो पे नहीं करना पड़ता है, जिससे आपकी कॉस्ट कम आती है, और कॉस्ट कम आती है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी असेसमेंट जो है वो कैसे की जाती है, तो इसके लिए कई सारे मेथड्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हमारी जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ना इसको फ्रीडम दे दी गई है कि ये खुद से डिसाइड कर सकती है कि उन्हें किसी कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो देना है। पहले इसके लिए एक लिमिट लगाई गई थी, एक मैंडेटरी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होता था, टंडन कमेटी के द्वारा ये लिमिटेशन जो है वो लगाई गई थी, लिमिट लगाई गई थी। अब बैंकों को इन लिमिट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बैंकों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो खुद के अपने मेथड्स को डेवलप कर सकती है और उन मेथड्स का यूज करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकती है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है वो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, यानी कि किसी भी गाइडलाइंस को वॉयलेट करने वाले नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की जो कि यहाँ पर बैंक यूज करता है वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए। ठीक है, तो इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सीसीपी का सारा जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो मिल जाता है। और ये जो कंसेप्चुअल वीडियोस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं, और इन वीडियोस की ड्यूरेशन भी काफ़ी कम होती है, जिससे आप आसानी से सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस सिलेबस के अंदर इस कोर्स के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर किया गया है और उसमें अपडेशन वगैरह भी की गई है। इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम दे देते हैं। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईपीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में आसानी से एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए।
और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर बैंक यूज करते हैं किसी भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन देने से पहले उसकी वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए। पहला जो मेथड है वो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड काफी सिंपल मेथड है और ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज जो है वो किया जाता है। यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको एक साल के अंदर कितने ऑपरेटिंग साइकिल है उसके बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए एक कंपनी है, उसकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है एक साल के अंदर वो 5 है, कंपनी बी के 4 है, कंपनी सी के 2 है। तो जब बैंक यहाँ पर इस मेथड का यूज करेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को असेस करने के लिए, तो बेसिकली एक साल के अंदर जितने यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं कंपनी के, उनके बेस पर जो है कैलकुलेट किया जाएगा कि इन कंपनीज को कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि इस कंपनी को ज्यादा है, इस कंपनी को कम है और इस कंपनी को सबसे कम है। फिर आता है आपका यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड। ये बेसिकली मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। ये काफी ज्यादा यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच होती है। इस अप्रोच के अंदर हम वर्किंग कैपिटल के ईच कंपोनेंट को असेस करते हैं ताकि हम टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सके। फिर आता है प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड यानी कि पैट मेथड। इसके ये जो मेथड है वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर हम जो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है उसके 25% के इक्वल जो है मानते हैं कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। जैसे अगर 100 करोड़ आपके फंड्स है, अगर 100 करोड़ आपके एनुअल टर्नओवर है तो इसका 25% कितना होगा, 25 करोड़। तो हम माने कि कंपनी को टोटल 25 करोड़ रुपए की जरूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए। टंडन कमेटी मेथड, तो ये नॉर्मली लार्ज इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। और ये एक अर्लियर मेथड यानी कि हम इसको पहले यूज करते थे, पर ज्यादातर बैंक आज के टाइम में इस मेथड्स को यूज नहीं करते, पर कुछ बैंक्स हैं जो स्टिल इन मेथड्स को यूज करते हैं डिटेल असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद है असेस्ड बैंक फाइनेंस मेथड। ये कॉर्पोरेट बोरोवर्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर रिस्क बेस्ड असेसमेंट जो है वो की जाती है, यानी कि कंपनी कितना यहाँ पर रिस्क फेस कर रही है और उस रिस्क के हिसाब से उन्हें यहाँ पर कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है कैश बजट मेथड। ये सीजनल बिजनेस के लिए यूज जो है वो किया जाता है। इस मेथड के अंदर हम बेसिकली जो कैश फ्लो प्रोजेक्शन है ना उसे कंप्यूट करते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश इनफ्लो आएगा, कंपनी से पास से कितना कैश आउटफ्लो होगा, और फिर जो कैश डेफिसिट होता है ना उसके इक्वल जो है वो लोन यहाँ पर जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, अब एक एक करके इन मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेथड जो है वो माना जाता है और ये मेनली स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। यानी कि एक बैंक को अगर स्मॉल बिजनेसेस की वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को डिटरमाइन करना हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को जानना हो, तो वो इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले बिजनेस का जो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है वो चाहिए होता है। उसके बाद एक साल के अंदर जो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं वो चाहिए होता है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स के साथ, और आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखिए, तो आपका जो रॉ मटेरियल को स्टॉक करने का जो पीरियड है वो है 60 डेज, प्रोसेसिंग टाइम है 10 डेज, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड है 20 डेज, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है 30 डेज। अगर जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30 लाख है तो यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी कि इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितना लंबा है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जितने भी ये डेज हैं उसको ऐड करना होगा, क्योंकि इनसे मिलकर ही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आप इसको सिंपल ऐड करोगे तो ये आपका 120 आएगा, यानी कि 120 डेज का एक सिंपल सा वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है इस बिजनेस का। अब आपको एक साल के अंदर कितने वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो टोटल डेज आप 360 मान के चलिए, इसको 120 के साथ डिवाइड करिए तो 3 वर्किंग कैपिटल साइकिल होते हैं। ठीक है, अगर आपका जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 30 लाख है तो आपको क्या करना है, सिंपली टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल है उसके साथ डिवाइड करना है। तो 30 को 3 के साथ डिवाइड करना है तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख रुपीज़। तो ये 10 लाख रुपीज़ बेसिकली इस बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है ट्रेडिशनल मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच जो है वो मानी जाती है एज कंपैरिजन टू ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ये मेनली मीडियम टू लार्ज इंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि बैंक को अगर इन इंटरप्राइजेस के
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को जानना, तो वो इस मेथड का यूज़ करता है। इस मेथड के अंदर हम बेसिकली वर्किंग कैपिटल के जो ईच कंपोनेंट होते हैं उनको कंसीडर करते हैं और उनकी कैलकुलेशन करने के बाद ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, सिग्मा ऑफ होल्डिंग पीरियड इनटू एवरेज कॉस्ट पर डे, ठीक है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आसानी से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड। इसको नाइक कमिटी मेथड भी कहते हैं। ये यहाँ पर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है, जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो 5 करोड़ से कम होती है। ये मेथड बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हम बिजनेस का जो एनुअल टर्नओवर है उसको कंसीडर करते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक बिजनेस को जो टोटल वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है वो उसके एनुअल टर्नओवर के 25% के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर अगर मान के चले जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है बिजनेस का वो 300 लाख है, तो उसका 25% कितना होगा, 75 लाख। यानी कि इस कंपनी को टोटल 75 लाख रुपीस की जो है वो जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो टोटल वर्किंग कैपिटल होता है ना, जैसे ये 75 लाख है, इसका 80% बैंक देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 25 में से जो 20% है, यानी कि 300 लाख का 20% 60 लाख रुपीज जो है वो बैंक देगा लोन के फॉर्म में। और बाकी का जो पैसा है वो कंपनी खुद से जो है वो अरेंज करेगी, जो कि है 5% का। यानी कि टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 75 लाख की, यानी कि 25% की। तो जो आपका 20% यानी कि 60 लाख तो आप बैंक से ले लोगे, और बाकी का जो 5% है वो आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद, ये जो पीएटी मेथड था ना, इसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई थी। क्या रिलैक्सेशन हुई थी, तो देखो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन के केस में वर्किंग कैपिटल को असेस करने की जो प्रोसेस थी उसको रिवाइज किया गया था। अगर अगर मान के चलिए जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, टर्नओवर पहले कितनी थी यहाँ पर 25%, ठीक है, डिजिटल टर्नओवर 25%। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर परसेंटेज 37.50%, और बैंक फाइनेंस 30%, और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 7.50%। अगर टर्नओवर डिजिटल 25% से कम है, ठीक है, तो 31.25%, और 25% बैंक फाइनेंस, और 6.25% जो है वो कंपनी खुद से जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। अगर हम यहाँ पर फाइनल समरी की बात करें, यानी कि सभी मेथड्स की अगर हम समरी प्रिपेयर करें, तो देखो जो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है ये स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के साथ डिवाइड करना होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड होता है और ये प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड, ये मीडियम टू लार्ज इंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर हमें जो वर्किंग कैपिटल के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सबमिशन जो है वो करनी होती है, और ये मेथड काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक और प्रिसाइज जो है वो माना जाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड। इसके अंदर ये मेनली एमएसएमई सेक्टर पे एप्लीकेबल होता है, जिनकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 5 करोड़ से कम है। तो यहाँ पर उनकी जो टर्नओवर है उसके 25% के इक्वल जो है टोटल वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है कंपनी को, ये माना जाता है, जिसमें से 20% बैंक देता है, 5% कंपनी को खुद से अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर टंडन कमेटी, ये लार्ज इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और ये इसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो पीबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट किया जाता था। पहले आरबीआई के जो स्टैंडर्ड्स थे वो एप्लीकेबल होते थे, पर आज के टाइम में ये एप्लीकेबल नहीं होते, हालांकि बैंक आरबीआई के स्टैंडर्ड्स को भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर असेस्ड बैंक फाइनेंस मेथड, ये कॉर्पोरेट बोरोवर्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, और यहाँ पर रिस्क बेस्ड वर्किंग कैपिटल असेसमेंट जो है वो की जाती है, और ये मेनली बोरोवर की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर कैश बजट मेथड, ठीक है। तो ये सीजनल बिजनेसेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। कैश फ्लो बेस्ड इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं ना कि कैश डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। कैश डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और कैश डेफिसिट के अकॉर्डिंग ही लोन जो है वो दिया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसका जो कैश इनफ्लो है वो 20 लाख का है, और जो कैश आउटफ्लो है वो 30 लाख का है, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी को 10 लाख रुपए का यहाँ पर क्या है, कैश डेफिसिट है, यानी कि उसको 10 लाख रुपए की कमी जो है वो पड़ रही है। तो ये 10 लाख रुपए जो है वो बैंक लोन की फॉर्म में इस कंपनी को जो है वो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का, उसका पार्ट 1 जो है वो कवर हो गया है।
चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो आई होप आज तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सीसीपी के लाइव सेशंस हैं, जहाँ पर हम डिटेल में सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सीसीपी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन लाइव सेशंस को अटेंड करना है। हमारी ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, हमने लगभग 11-12 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन वीडियोस को ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा। और वीडियोस की जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वीडियोस भी हैं, जहाँ पर हमने सीसीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। और हमारे यहाँ पे लाइव सेशन भी होता है 7 बजे, तो आप उसको भी ज़रूर जो है वो ज्वाइन जो है वो कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया हुआ है, और वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। सेशन को ओवर करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पास सीसीपी का फुल कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सीसीपी का फुल सिलेबस कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। और ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको एडिशनली मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर सके और आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर जो है वो हो सके, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।